Hi, I am Syed Rashid from Ahle-Baid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle-Baid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as to all viewers. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry chapter number 1 force, and in force we were learning about contact force. In contact force we have few activities with us, we need to go through with that activities. Okay, so जैसा कि आप जानते हो तमाम स्टूडेंट्स और देखने वाले नाजरीन, हम क्लास 8th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, अब कॉन्टैक्ट फोर्स हम पढ़ रहे थे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो हमने एक ऑलरेडी पढ़ लिया था मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स इज़ अ फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द परफॉर्मेंस। यानी कि मस्कुलर फोर्स ऐसा फोर्स रहता जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मसल्स में से निकल के आता या फिर प्रोड्यूस होता कैरी आउट एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसा हम ब्रश करते या पानी नहाते, खाना खाते, ये पूरा मस्कुलर फोर्स। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्विंग द चेंज इन एनी मसल्स वाइल वर्किंग। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो मसल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो लिसन केयरफुल्ली। टेक ए डंबल बेल एंड लिफ्ट इट इन डिफरेंट वेव्स। Observe while doing this exercise which muscle is going to be shortened. Ask your friend to do the same and observe the movement of their muscle. The term muscle refer to the multiple bundles of muscle cells held together. Muscles are normally arranged in such a way that as one group of muscle contract or shorten, another group relaxes or expanded. For example, if you throw a ball, the muscle in the chest and front side of the shoulder length to pull the arms forward, while the muscles in the back and the rear of the shoulder undergoes contraction to slow down the motion. तो देखिए, जब आपको ये जो मस्कुलर फोर्स है वो कहाँ से आता है, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था, हमारे पास जो मसल्स रहते हैं वो सेल्स और टिश्यूज से बनते हैं। तो मसल के भी अलग अलग बंडल रहते। आप आपके फ्रेंड को बोलो कि वो डंबल उठाए, उठाने पे क्या होता है कि उसके मसल्स क्या है, ये जो इधर का मसल है उसका थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता, फिर छोड़ने पे रिलैक्स हो जाता। तो कुछ इस तरीके से रहता। नेक्स्ट, अगर आप बॉल फेंक रहे हैं तो आपका जो ये जो मसल है, जैसा कि यहाँ पे बता रहा कि चेस्ट और फ्रंट साइड ऑफ शोल्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक का मसल क्या होता, खींचे जाता, यानी कि उन्हें अपनी जगह पे से पुल हो रहा, खींचे जा रहा। वेराज जो क्या है, बैक एंड रेयर ऑफ द शोल्डर, जो पीछे का जो मसल रहता हमारा पीठ का, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा, यानी कि उन्हें पुश हो जा रहा ताकि उसको रोक सके। तो उस तरीके से हमारा मस्कुलर फोर्स कैरीड आउट होता। तो जब मैं ये एक्टिविटी के बारे में समझा रहा था, ऑब्जर्विंग द चेंज इन एनी मसल्स वाइल वर्किंग, तो ये मैं आपके स्क्रीन पे इसका थ्योरी पार्ट भी लगाया था। तो थ्योरी पार्ट आपको पूरा कॉपी करना है, कॉपी करके उसमें से सिर्फ समझना है कि एक्चुअली आपका जो मस्कुलर फोर्स है ऑब्जर्व चेंज, यानी उसके अंदर चेंजेस क्या होते। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन ए लेवल ग्राउंड, इट invariably stops after some time. Why does the ball stop? Is there any hidden force which bring it to stop? If you stop pedaling your bicycle on a level road, you observe that its speed decrease gradually. Why does the speed of bicycle decreases gradually? Is there any force acting on it which tends to reduce its speed? अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। पहला एग्जाम्पल है बॉल, ओके, रोलिंग। बॉल क्या हो रहा है आपका, रोलिंग हो रहा है, फ्लोर पे समझ सकते हैं आप, या फिर ग्राउंड पे, वॉट एवर यू कॉल, ओके, ये एक चीज़ हो रही। नेक्स्ट है आपका बाईसाइकिल। ठीक है, जब आप बाईसाइकिल क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं, तो यहाँ पे बॉल में 2 क्वेश्चन उठ रही, बाईसाइकिल के उसमें भी 2 क्वेश्चन। बॉल में अगर जो कि जैसा ही आप फ्लोर पे बॉल छोड़ दिए, थोड़ी दूर के बाद जाके उन्हें रुक रहा,
तो कुछ छुपा हुआ फोर्स है क्या उसके अंदर जो बॉल को रुकने पे क्या कर रहा, मजबूर कर देना। दो क्वेश्चन। सेकंड, जब आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, अगर आप पैडल्स मारते मारते पैडल्स रोक दिए तो दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। एक क्या हो रहा कि आपकी बाईसाइकिल की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही, ठीक है, यानी कि स्पीड कम हो जा रही। साथ ही साथ ये जो स्पीड कम हो रही, इसको कम होने के लिए कोई फोर्स है क्या, यानी कि कोई फोर्स उसके अंदर मौजूद है जिससे स्पीड बाईसाइकिल की कम हो रही। तो ये दो सवाल इसके, दो सवाल इसके। नाउ द टाइम टू आंसर। अब आंसर हम देखेंगे इसका। Does the change in speed of ball and bicycle depend on the roughness and smoothness of the surface on which they are move? यानी कि जो बाईसाइकिल है आपकी और जो बॉल है उसकी जो स्पीड यानी कि कम हो रही, चाहे बॉल हो तो ये डिपेंड करता क्या, जो सरफेस रहता आपका, ठीक है, सरफेस की रफनेस, ओके, ROUGHNESS, रफनेस, और स्मूथनेस उसकी SMOOTHENESS। ये स्मूथ रफनेस या स्मूथनेस के ऊपर आपके फ्लोर के यानी कि सरफेस के डिपेंड करता क्या, क्वेश्चन है। लेट अस फाइंड, हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उस फाइंड करने के लिए हमको और एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। उसका नाम हम एक्टिविटी 7 रख रहे हैं और एक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ए बॉल ऑन डिफरेंट सरफेसेस। जैसा कि मैं ऑलरेडी हेडिंग डाल लिया, जैसा अभी मैं बताया था, ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द बॉल ऑन डिफरेंट सरफेसेस। ट्राई टू रोल ए बॉल ऑन डिफरेंट सरफेसेस लाइक कारपेट, रफ रोड, स्मूथ फ्लोर, एक्सेट्रा। सी द सरफेस आर प्लेन, exerted force is same. On which surface does the ball roll farther? The motion of the ball is different in each case. The force of resistance to the motion seems to be more on the rough surface than on smooth surface. The rolling ball moves farther on a smooth marble floor than a rough sandy surface. अब क्या करिए, आप बॉल लेके जाइए, बॉल लेके जाके तीन अलग अलग तीन क्या 100 टाइप के आप सरफेसेस पे रख सकते, ठीक है। एक आप कारपेट पे करना है वो रोलिंग को, CARPETS, कारपेट पे करना है। नेक्स्ट रोलिंग आपको करना है ROUGH, रफ सरफेस पे करना है। उसके बाद की रोलिंग आपको करना है SMOOTH, स्मूथ सरफेस पे करना है। उसके बाद आप सपोज कर लीजिए आप स्नो पे करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप सैंड पे करिए, रेती के जो रहते हैं उस पर कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, अलग अलग चीज़ पे कर सकते। तो आपको ये जब आप करेंगे एक्टिविटी, कारपेट पे बॉल ऐसा फेंक रहा हूँ मैं, रफ सरफेस पे फेंक रहा हूँ, स्मूथ सरफेस पे फेंक रहा हूँ, स्नो पे, सैंड पे, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तेज़ बॉल किस पे चलेगा। नंबर 1 स्नो पे चलता, तेज़ चलता। नंबर 2 आपको तेज़ किस पे चलेगा, स्मूथ सरफेस पे चलेगा। नंबर 3 आपको रफ पे चलेगा। नंबर 4 आपको कारपेट। नंबर 5 सैंड। जो बॉल की स्पीड होती है सब में ज़्यादा इसमें होगी, थोड़ी कम इसमें, थोड़ी कम इसमें। तो ये काइकू हो रहा, वाई डस दिस हैपन्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो अभी तो मैं जो एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7 आपको रीड कर रहा था, जैसा आपको पता ही है स्क्रीन पे मैंने लगाया था, आप उस पर थोड़ा सा उससे जो है नोट्स एक्टिविटी 6 एक्टिविटी 7 लिख लेना है, लिख के रखना, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 8, ये एक्टिविटी मैं आपको एक स्क्रीन पे कुछ पिक्चर लगाते हुआ समझाता हूँ। इन दिस एक्टिविटी यू विल गेट माई वॉइस, मेरी वॉइस आएगी आपको, बट आई मे नॉट विजुअलाइज टू यू, मैं आपको शायद नहीं दिखूँगा, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 8, इसकी जो हेडिंग है यहाँ पे, ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। टेक ए ट्रे, प्लेस अ स्मॉल आइस क्यूब, इरेजर and a rubber coin on a line at one end of the tray. Now slowly lift this end of the tray as shown in the figure 6. Figure 6 says motion of object on an inclined plane. तो जैसा ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, एक ट्रे में हमने 3 चीज़ों को रखा था। वो 3 चीज़ें क्या क्या थे, एक था हमारा आइस क्यूब, ओके, जैसा कि आपने देखा है CUBE रहता ना आइस क्यूब की स्पेलिंग, ठीक है। और एक था हमारे पास इरेज़र, ठीक है, और एक था हमारे पास कॉइन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने उसको अलाउ किए थे गिराने के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, विच वन ऑफ दिस 3 ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन फर्स्ट, वाई? डज ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सेम रेसिस्टेंस टू द मोशन, इफ नॉट वाई?
Which one of the objects experience more resistance to the motion? Why? Why is there a change in resistance experienced by the object through they all slide down on the same plane? Do this activity with different objects like book, ball, pen, stone, etc. and record your observation. जैसा कि मैं ये रीड कर रहा था स्क्रीन पे, मैं आपको ये लगाया था, 5 सवाल आए थे आपको, ठीक है. As you already saw the questions in English language, now the time to learn this thing in our own Hindi language. पहला सवाल था आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व 3 ऑफ दिस मटेरियल और 3 ऑफ दिस थिंग फॉलिंग डाउन, ये तीनों भी नीचे की तरफ आ रही. सेकेंड सवाल था उसमें, विच ऑफ दिस 3 ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन फर्स्ट. फर्स्ट कौन सा स्लाइड डाउन हुआ. यहाँ पे आप देख सकते सब में पहले स्लाइड डाउन होने वाला क्या होता, आइस क्यूब रहता, सेकंड पे कॉइन रहता, थर्ड पे आपको इरेजर रहता. ओके, नेक्स्ट था, डू ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सेम रेसिस्टेंस टू द मोशन. अब यहाँ पे रेसिस्टेंस टू द मोशन किसको बोलते, देखिए अब हम चल रहे हैं, हम जाना चाहते आगे की तरफ, लेकिन ज़मीन के अंदर एक रफनेस रहता, वो माइक्रोस्कोप से देखने पे हमको मालूम होता कि जो ज़मीन है इसके अंदर पतले 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 लेयर्स रहते जो रफनेस क्रिएट करते. तो हम आगे जाना चाहते, ज़मीन हमको पीछे लेके जाना चाहते, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस का जो मीनिंग होता है यहाँ पे फ्रिक्शन में भी है, वो ये है कि समथिंग टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट, कुछ चीज़ रोक रही है. रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, आप कुछ करना चाह रहे हैं रोकना, तो ये रेसिस्टेंस है. तो ऑल द ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही ऑब्जेक्ट पे सेम रुकावट हुई नहीं हुई. इन्हें क्या है, आइस क्यूब थोड़ा जल्दी भाग गया, सेकंड पे क्या हुआ, कॉइन गया, थर्ड पे इरेजर गया, तीनों पे एक तरीके का रेसिस्टेंस नहीं हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस मोर रेसिस्टेंस टू द मोशन. वाई, सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसको हुआ और कई को हुआ. द मोर, ये सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसको हुआ, इरेजर को हुआ. सबसे ज़्यादा इरेजर में रुकावट आई. क्यों आई बोलता हूँ, उसका इरेजर का जो सरफेस रहता थोड़ा रफनेस रहता. उसके बाद वाई इज देयर अ चेंज इन द रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस चेंज कई को हो रहा, ठीक है. तो उसका आंसर मैं अभी बोला था कि रबर में थोड़ा ज़्यादा रफनेस रहता, कॉइन थोड़ा कम रफ रहता और क्यूब आपका बहुत स्मूथ रहता, जिसकी वजह से जल्दी चले जाता. इसी चीज़ को आपको एक्टिविटी को डिफरेंट चीज़ों से दोहराने के लिए बता रहे हैं आपके रीडर वाले. वो ये है, लुक एट हियर, आप इसमें बुक देखो बोल रहे हैं, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं बॉल से करिए बोल रहे हैं, और आपको पेन से करिए बोल रहे हैं, एक्सेट्रा. एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, ये पूरा आपको करना है. नाउ अब ये जो रेसिस्टेंस हो रहा, ये हर एक बॉडी में, यानी कि यूजुअली हमारी अर्थ में एक फोर्स प्रेजेंट रहता जिसका नाम है फ्रिक्शन, FRICTION. तो फ्रिक्शन का आप डेफिनेशन देखिए, आपके पास बोर्ड पे रखे हुआ है. फ्रिक्शन इज द रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट. फ्रिक्शन क्या है, रेसिस्टेंस है टू द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, जो मूवमेंट है उसकी बॉडी के अवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि अनदर बॉडी के सरफेस पे. तो फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है जो रेसिस्ट करता है कौन सी भी चीज़ को जो आगे जाना चाहती वो पीछे की तरफ लेके आना चाहता. तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रिक्शन, आपको ये डेफिनेशन लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, और जो अभी मैंने क्वेश्चंस आपको रेज करा था और स्क्रीन पे लगाया था, क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ 3-3 लाइन का, यानी कि आंसर के लिए जगह छोड़ दीजिए. कभी ऑनलाइन क्लास हुई तो हम आंसर लिख लेते हैं, और दूसरी बात वो आंसर में लेक्चर्स में भी दे दिया, आप चाहे तो उनसे भी आंसर लिख ले सकते हो. 5 क्वेश्चन हो गए. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर लगाया था मैं, फिगर 7 नाम था इसका, और उसके नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, डिड यू एवर एक्सपीरियंस स्लीपिंग ऑन ए फ्लोर विच what conditions causes you to sleep. Did you experience sleepy while you are walking on a wet mud? Why do most road accident happen during rainy days? Would it be possible to drive a car if there was no friction between the tires on the road? अब यहाँ पे एक पिक्चर लगाए थे आपको, पिक्चर में एक लड़के के जैसा था, उन्हें फिसल के गिर जा रहा है, स्लिप हो जा रहा था. तो स्लिप कब होते, अगर के फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हमको सपोर्ट करता है हमारे जो लेग्स है उसको जमा के चलने में. अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम फिसल के गिर जाते, इवन कोई चल ही नहीं सकता. फ्रिक्शन के बगैर कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती. तो और एक दूसरी चीज़, जो हमारी कार चलती, कार के जो टायर्स है और रोड है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या कार चल सकती क्या, ये सारी चीज़ें. तो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज opposite to the direction of motion relatively to the surface. Let's imagine a
world without friction? Can we walk on a road without friction? Would it be possible to write a pen on a paper or with a piece of chalk on the blackboard? You will learn more about friction in the next chapter. तो देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। फ्रिक्शन के बगैर ना ही हम चल सकते इस सरफेस पे, यानी कि अर्थ पे, ना ही कारां चल सकते, ना ही हम हमारे मार्कर से कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा सकते, ना ही पेन या पेंसिल से आप आपके बुक पे लिख सकते। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और ये फ्रिक्शन के बारे में आप आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में लर्न कर लेंगे। ओके, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा, ठीक है। पिक्चर के ऊपर नॉर्मल फोर्स बोलकर लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लिख के यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, बुक के ऊपर आपको साइंस बुक लिखा हुआ है। एक में आपको FG लिखा हुआ है, एक FN लिखा हुआ है। तो ये FG क्या है, FN क्या है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे FG क्या है, FN क्या है। मैं थोड़ा ये आई थिंक आपने पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे फिगर नंबर 8 के नाम से है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बुक लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो थोड़ा आज आप अब कुछ सेकंड्स में आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको बुक लगाया था स्क्रीन पे, ठीक है, ऐसा 3 लिखे हुआ था और उसके ऊपर क्या लिखे हुआ था, नाम NORMAL नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एक रफ डायग्राम यहाँ पे भी डाल लेंगे। टेबल है समझो, ये बुक है, इसमें 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। एक फोर्स था FG और एक फोर्स क्या था इसमें, FN। तो यहाँ पे FG FN क्या है, देखिए सिंपल है। FG क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। FN क्या है, नॉर्मल फोर्स है। तो ये नॉर्मल फोर्स होता क्या है, देखिए जब आप टेबल पे बुक को रखेंगे, जब वो रेस्ट के स्टेट में रहती तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता, वो फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। और वो नॉर्मल फोर्स क्या होता कि आपको बुक को फ्लोर पे गिरने से रोकता। अगर आप टेबल हटा दिए तो क्या होता, बुक फ्लोर पे गिर जाती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता। तो टेबल और बुक के दरमियान जो फोर्स रहता है उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। तो नॉर्मल फोर्स बहुत ही आसान है, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपके स्क्रीन पे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी लगा लिया। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, खुद मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लेना। ओके, लिसन केयरफुली एंड राइट योरसेल्फ। नॉर्मल फोर्स, द फोर्स that a solid surface exerts on any object in the normal direction is called normal force, ठीक है। नॉर्मल फोर्स आसान है। नेक्स्ट है और एक फोर्स का नाम है हमारे टेंशन। अम्मा सर ये टेंशन क्या है सर, टेंशन नको दियो टेंशन बोल के। अब हमारा फ़ैन है, ठीक है, हमारा जो फ़ैन है वो हैंग हुआ रहता, फ्लोर से लटके हुआ रहता, जैसा कि आपको पता ही है। एक रॉड रहता उसका, और ये फ़ैन रहता। मैं सिर्फ रफ डायग्राम उतार रहा हूँ, फिर तुम ना मस्खरापना करेंगे सर को फ़ैन भी उतारने नहीं आ रहा बोल के। तो बहरहाल ये हमारा फ्लोर है, ये आपका रॉड से फ़ैन लटके हुआ रहता। अगर मैं रॉड कट कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, ऑब्वियसली द फैन फॉल्स डाउन। फैन क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाता। तो जो रॉड के अंदर एक फोर्स रहता प्रेजेंट, जो फैन को गिरने नहीं देता, तो उस टाइप के फोर्स को हम कहेंगे टेंशन। यानी कि रॉड आपका क्या बोलते टेंशन में है उन्हें, अगर मैं टूट गया तो फैन नीचे गिर जाता, इफ़ आई ब्रेक्स फैन फॉल्स। तो उस टाइप के फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। जो हैंगिंग थिंग्स में जो फोर्स प्रेजेंट रहता है उस टाइप का फोर्स हमारे पास टेंशन कहलाता। इसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। व्हेन यू ट्राई टू स्ट्रेच अ रोप और अ स्ट्रिंग, द टाइटनेस ऑफ द रोप और द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। आ गया समझ में, लिख लिए, खुद फिर से डिक्टेट करूँ। व्हेन यू ट्राई टू स्ट्रेच अ रोप or a string, the tightness of rope or string is called tension. Student, all the viewers, hope you wrote 2 definitions like normal force as well as tension. उम्मीद करता हूँ ये 2 डेफिनेशन आपने लिख लिए होंगे। अभी टेंशन को लेके हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है। इस टाइप ये जो एक्टिविटी है टेंशन को लेके मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आपको लिख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट है नेट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेट फोर्स और उसके बारे में हम हमारे अगले सेशन में, फोर्थ कमिंग सेशन में लर्न करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास।
वी विल गोइंग टू कंटिन्यू 4th चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो आज का सेशन हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्विंग चेंज इन द मज़ल के अंदर जो चेंजेस होते वो ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज़ किए थे ऑब्जेक्ट्स को लेके, और वो जो एक्टिविटीज़ थे आपको सिर्फ फ्रिक्शन को समझाने के लिए थे। फिर एक्टिविटी नंबर 8 में मैंने फ्रिक्शन का भी डेफिनेशन लिखा दिया। फ्रिक्शन के बाद हमने 2 और टाइप के फोर्सेस पढ़े, एक नॉर्मल फोर्स है और ये टेंशन भी एक फोर्स ही रहता है, एक टेंशन फोर्स है। तो इतना हमने आज की सेशन में कवर किया। मेक श्योर आपको चाहिए कि अच्छा सुने लेक्चर, और नोट्स जो मैं बीच में बताया था वो मेंटेन करिए। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। You are watching our YouTube channel Ahlebad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, teacher and lecturer in this organization. Take care, have a great time. Thank you.